हाय एवरीवन, मैं वर्तिका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हमारी NIOS समरी की नेक्स्ट क्लास होगी जिसमें हम लोग यूनिट 15 पढ़ेंगे 502 कोर्स का। इससे पहले 501 एंड 506 कंप्लीट हो गया है। अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख लीजिएगा। एंड ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक एंड कॉमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ये वीडियो जो है NIOS समरी वाली, ये आपकी बेसिक बुक्स होती है, तो ये आपकी DTEL+B के लिए भी इम्पोर्टेंट है। भी क्या है ही इम्पोर्टेंट DTEL+B BRT के लिए। पेडागोजी यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा भी अगर अदर किसी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बेसिक बुक्स होती हैं, आप इसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, ये समरी मैं प्रोवाइड कर रही हूँ यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है टूल्स एंड स्ट्रैटेजी ऑफ असेसमेंट, यानी कि इससे पहले हमने आकलन और अधिगम के बारे में बहुत पढ़ लिया कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है, असेसमेंट एज लर्निंग क्या होता है, फॉर लर्निंग क्या होता है। तो अब हम जानेंगे कि क्या कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ या उपकरण का यूज़ करना चाहिए आकलन के लिए। ठीक है, तो टेस्ट सबसे पहले जानते हैं टेस्ट क्या होता है। टेस्ट जो है दो कैटेगरी में होता है। एक होता है टीचर मेड, एक तो अध्यापक निर्मित होता है। एक होता है स्टैंडर्डाइज टेस्ट, यानी कि मानकीकृत परीक्षण। अब यहाँ पे जो टीचर मेड टेस्ट होता है वो आपका रचनात्मक आकलन के लिए उपयोगी है। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है ना, जो आपका समय समय पे होता रहता है, अधिगम के साथ होता रहता है, उसके लिए टीचर मेड टेस्ट बहुत ही हेल्पफुल है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट क्या होता है, जो हम लोग 10th या 12th के एग्जाम देते हैं वो कैसे होते हैं, वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं। उनका एक मानक होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, उस स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाता है। जैसे उसमें सेट होते हैं ABCD, कई सेट होते हैं ना, लेकिन उनका जो स्टैंडर्ड होता है वो सेम ही रखा जाता है 10th लेवल के हिसाब से। या फिर अभी भी हम लोग जो देते हैं एग्ज़ाम, उनका भी स्टैंडर्ड हमारे लेवल के अकॉर्डिंग रखा जाता है। तो ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, एक मानक के आधार पे इसको बनाया जाता है। अधिगम प्रगति को मॉनिटर करने में लिमिटेड यूज़ है। वही चीज़ है कि जो प्रोग्रेस है, लर्निंग प्रोग्रेस है, उसको तो मॉनिटर करना है, लेकिन लिमिटेड इसका यूज़ होता है कि हाँ इतने स्तर तक। ठीक है, अब आता है कि जो टेस्ट है उस टेस्ट की क्या क्या विशेषता होती है। जो आप कोई भी टेस्ट लेते हो उनकी क्या विशेषता होती है। एक तो परीक्षा अवधि, मतलब वो कब लेना है, एनुअल, हाफ ईयरली, टर्मिनल, इनके अकॉर्डिंग बनाया जाता है। कक्षा जिसके लिए टेस्ट है, जिस क्लास की हो उस क्लास के लेवल का टेस्ट होना चाहिए। टेस्ट के लिए टोटल टाइम 2 घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे, जैसा भी देना है वो टाइम भी होता है। पूर्णांक मतलब मैक्सिमम मार्क्स के, उस टेस्ट का मैक्सिमम नंबर कितना है, मतलब 20 में से 20 नंबर का टेस्ट है या 50 नंबर का टेस्ट है तो वो मैक्सिमम मार्क्स आपको बताना चाहिए उस टेस्ट में। एंड टेस्ट आइटम मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये टेस्ट आइटम को समझिए, इसको हिंदी में कहते हैं परीक्षण पद। ठीक है, तो टेस्ट आइटम में क्वेश्चंस आते हैं। अरे भाई टेस्ट चल रहा है तो टेस्ट में जितना भी दे रखा है वो क्या है, टेस्ट आइटम है। अब टेस्ट आइटम में सिर्फ क्या क्वेश्चन आंसर रहेंगे? नहीं, क्वेश्चन आंसर के अलावा जो डिफरेंट टाइप के मैच द फॉलोइंग हो जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स हो जाता है, ट्रू एंड फॉल्स हो जाता है, वो सब आपका टेस्ट आइटम में आ जाता है। अब हम जानेंगे कि टाइप्स क्या होते हैं, कि जो अभी आइटम है, आइटम के प्रकार के आधार पर टेस्ट कितने टाइप के होते हैं। तो टेस्ट मेनली 2 टाइप के होते हैं। अब ये मैंने 5 क्यों लिखा हुआ है, तो यहाँ से एक स्लैश लगाइएगा। मेनली 2 तरीके के कौन कौन से, ऑब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट, या तो वो वस्तुनिष्ठ टेस्ट होते हैं या तो वो डिस्क्रिप्टिव होते हैं। तो ऐसे राइटिंग वाले ऐसे टाइप टेस्ट हो जाएंगे जिसमें आप कुछ डिटेल में, कुछ ज़्यादा वर्ड्स में आंसर देते हो। अब ये जो ओरल, रिटन और परफॉर्मेंस है, ये आपको बताया गया है जवाब देने के प्रकार के आधार पर। ठीक है, नॉर्मली अगर पूछा जाता है तो 2 तरीके के हैं, लेकिन अगर पूछा जाएगा जवाब देने, जैसे आप जो आंसर देते हो वो कैसे दे सकते हो, ओरल भी दे सकते हो, रिटन भी दे सकते हो, या फिर कोई एक्टिविटी परफॉर्म करके भी दे सकते हो। तो जवाब देने के प्रकार के, जवाब देने के आधार पर जो टेस्ट होते हैं वो 3 तरीके के हैं, ओरल, रिटन एंड परफॉर्मेंस। और ओवरऑल देखा जाए तो वो 2 तरीके के होते हैं, ऑब्जेक्टिव एंड ऐसे। अब आता है कि जो गुड टेस्ट होता है, इसके निर्माण के स्टेप्स क्या होते हैं। तो इस जो एक अच्छा टेस्ट है उसके निर्माण के लिए सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी चाहिए। आप योजना बनाओगे, फिर आप टेस्ट के आइटम को लिखोगे। ऑब्वियसली आपने प्लानिंग की, फिर आप उसको लिखोगे कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे लेने हैं टेस्ट में। असेंबलिंग एंड एडिटिंग, फिर आप उसमें एडिटिंग करोगे, उसमें जो भी आगे जोड़ना या घटाना है वो अपने अकॉर्डिंग कि हाँ ये चीज़ें कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, यानी कि पदों का एकीकरण या संपादन करेंगे। एंड फाइनली फिर आप स्कोरिंग करोगे कि हाँ ये क्वेश्चन इतने नंबर का है या ये क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। इस तरीके से आप स्कोरिंग प्रोसेस को करेंगे। यहाँ से हो जाता है आपका एक अच्छा टेस्ट तैयार, क्योंकि हम लोगों को टेस्ट देना नहीं है, अब हम लोगों को टेस्ट लेना है। ठीक है, एज अ टीचर, तो इसीलिए हमको ये बताया गया है। यहाँ पे ये स्टेप्स आ सकते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं गुड टेस्ट के। अब हम जानते हैं यूनिट टेस्ट के बारे में। तो यूनिट टेस्ट क्या होता है, यूनिट जो आपकी इकाई होती है, मतलब कई सारे चैप्टर जो एक ही से रिलेटेड चैप्टर्स होते हैं उनका एक पूरा कलेक्शन ही यूनिट कहलाता है। यूनिट के बारे में हमने डिटेल में पहले वीडियोज़ में जाना है। तो यहाँ पे
इकाई परीक्षण में अधिक क्षमताओं का आकलन किया जा सकता है यदि इसे नियमित आयोजित किया जाए। मतलब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एबिलिटीज़ को एसेस किया जा सकता है अगर इनको रेगुलरली आप आयोजित कराते हो तो यूनिट टेस्ट को। यह एक प्रकार का रचनात्मक आकलन होता है, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है यूनिट टेस्ट। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब टाइमली आपको लेना है, और मतलब ये नहीं कि एंड में ले रहे हो, लर्निंग प्रोसेस के दौरान लेना होता है। या 30-40 मिनट की अवधि में आयोजित किया जाता है, वही क्लास पीरियड के दौरान आयोजित किया जाता है। या सीमित दक्षताओं पर निर्भर होता है, क्योंकि सीमित दक्षताओं का मतलब लिमिटेड कॉम्पिटेंसीज पे निर्भर करता है, क्योंकि उस चैप्टर या उस यूनिट से ही आएगा तो उसकी कॉम्पिटेंसीज पे ही तो ये डिपेंड करेगा। ये अनौपचारिक होता है, इनफॉर्मल होता है। ऑब्वियसली फॉर्मेटिव असेसमेंट है यानी कि रचनात्मक आकलन है तो इनफॉर्मल होता है, और प्योरली टीचर मेड टेस्ट होता है, पूरी तरीके से अध्यापक द्वारा निर्मित टेस्ट होता है यूनिट टेस्ट। ठीक है, अब हम जानते हैं विभिन्न प्रकार के परीक्षण पद क्या कौन कौन से होते हैं। जो अभी हम बोल रहे थे ना टेस्ट आइटम, कि एक टेस्ट में सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही नहीं होता, बहुत कुछ होता है। मैच द फॉलोइंग, ट्रू एंड फॉल्स। अब हम जानेंगे कितने तरीके के हो सकते हैं टेस्ट आइटम। सबसे पहले आता है एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स टाइप आइटम। एक्सटेंडेड मतलब नाम से पता चला विस्तृत, जिसका आप विस्तृत आंसर दे सको। इसमें विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता दी जाती है, मतलब फ्रीडम, इनफ फ्रीडम दिया जाता है कि वो अपने आंसर अपने अकॉर्डिंग लिख सकें। इसमें स्टूडेंट अपने विचारों तथ्यों को अपने ढंग से प्रस्तुत कर सकता है, अपने तरीके से अपने थॉट्स एंड फैक्ट्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। इसमें कमी क्या होती है, तो जो आपका एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स टाइप आंसर होता है या क्वेश्चंस होते हैं, इनमें कमी ये होती है कि इस प्रकार के प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव ढंग से मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, मतलब वस्तुनिष्ठ ढंग से नहीं किया जा सकता। जैसे कि आपने देखा होगा, हम लोगों को अक्सर कहा जाता था कि हम लोग जब ग्रेजुएशन करेंगे तो या फिर BA वगैरह जो लिखते हैं, कॉपी राइटिंग करते हैं, आंसर राइटिंग करते हैं, तो आंसर राइटिंग में वो भी 4 पेज का लिख के आते हैं, हम भी 4 पेज का लिख के आएंगे, लेकिन किसी एक को ज़्यादा नंबर मिल जाता है, किसी एक को कम मिल जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आप स्टेप मार्किंग या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप में नहीं कर सकते कि हाँ इतनी लाइन का आपको इतना नंबर देना ही देना है, नहीं दे सकते। वो डिपेंड करता है किसके, जो एग्जामिनर है उसके मूड के ऊपर, कि वो उसका माइंडसेट उस टाइम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया गया है कि इसका ऑब्जेक्टिव ढंग से मूल्यांकन करना कठिन है। मूल्यांकन परीक्षक के मानदंड एंड स्वभाव पर आधारित होता है। जो मैंने बताया कि जो इवैल्यूएशन होता है वो एग्जामिनर के जो स्टैंडर्ड है या फिर उसका जो बिहेवियर है, माइंडसेट है, उस पर डिपेंड करता है। ऑल एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम को कवर करने के लिए अत्यंत सीमित स्थान है, यानी कि सारे एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम आप उस, सीधी सी बात है, अगर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, मैंने एग्जाम्पल ही बताया इस टाइप के क्वेश्चन का, टेस्ट आइटम का, कि जैसे हमने क्वेश्चन दिया कि जनसंख्या प्रभावित करने वाले कारक लिखिए, तो ये मैंने आंसर लिखा कि हाँ ये हो सकते हैं। आपके अनुसार कुछ और हो सकते होंगे, मतलब कुछ कॉमन भी होंगे लेकिन कुछ डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे हमने बोला, एक क्वेश्चन दिया मैंने कि पॉवर्टी को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ठीक है, कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए। तो आपके अनुसार कुछ अलग हो सकता है, हमारे अनुसार कुछ अलग हो सकता है। आप एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है तो वो उसके माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा आंसर ज़्यादा बेटर मानता है। तो यहाँ पे और सारे एक्सपेक्टेड आउटकम को ये कवर करने में सक्षम नहीं होता। ठीक है, अब जानते हैं सेकेंड जो टेस्ट आइटम है, सेकेंड वाले में आ जाता है प्रतिबंधात्मक उत्तर वाले प्रश्न, यानी कि रिस्ट्रिक्टेड। अभी तक बहुत आज़ादी दे दी गई बच्चों को कि अपने अनुसार लिखो, लेकिन अब क्या होता है, जब ऐसे आइटम पर देखो, एक और बात, ये जो दोनों ही टाइप है ये ऐसे आइटम के ही टाइप है। बताया था ना कि 2 टाइप के होते हैं, या तो ऑब्जेक्टिव होगा या तो ऐसे टाइप होगा, तो ये ऐसे टाइप ही है। जैसे क्वेश्चन देखिए, इसको आप एक वर्ड में आंसर नहीं दे सकते या फिर आप टिक नहीं कर सकते, तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो ये ऐसे टाइप ही तो है, लेकिन इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। इसमें क्या होता है, ये भी ऐसे टाइप होता है लेकिन ये लिमिटेड कर दिया जाता है, आपको ब्रीफ एंड कंट्रोल्ड आंसर देना होगा। ऐसे टाइप पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है, आपको लिमिटेड आंसर देना होगा। इसमें फ्रीडम तो दी जाती है लेकिन रिस्ट्रिक्शन के साथ। अब क्वेश्चन से समझते हैं, जैसे इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, लिविंग बीइंग की 3 विशेषताएं लिखिए, मतलब लिविंग बीइंग की विशेषताएं लिखिए तो वो हो जाता है आपका एक्सटेंडेड वाला, लेकिन 3 विशेषताएं, तो आपको लिमिटेड 3 विशेषताएं लिखनी है, इसीलिए आपको यहाँ रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, मतलब रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई। जनसंख्या प्रभावित करने के कारण 50 शब्दों में लिखिए, यहाँ पे भी था जनसंख्या प्रभावित करने के कारक लिखिए, लेकिन उनको कुछ लिमिट नहीं दी गई थी और यहाँ पे 50 शब्दों में कर दी गई। तो इनका उपयोग टाइम मैनेजमेंट में उत्तर का मूल्यांकन ऑब्जेक्टिव ढंग से किया जा सकता है। अब सीधी सी बात है, कोई 3 पॉइंट लिखेंगे, तो जैसे हम लोगों की CBSE बोर्ड में होता था कि अगर आप 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 पॉइंट लिखते हैं, 5 अच्छे मतलब ढंग के पॉइंट उससे रिलेटेड, तो आपको 5 नंबर पक्के हैं वो। तो यहाँ पे वस्तुनिष्ठ ढंग से यानी कि ऑब्जेक्टिव ढंग से उसका इवैल्यूएशन किया जा सकता है, और इनका उपयोग टाइम मैनेजमेंट में भी होता है, क्योंकि आपका टाइम लिमिट प्रॉपर 3 क्वेश्चन है, 3 नंबर का है, 3 पॉइंट लिखने हैं, तो इस तरीके से।
अब आता है थर्ड वाला हमारा टेस्ट आइटम, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। अब इनसे तो हम लोग बहुत अच्छे से रूबरू हैं कि हमको बहुत कम आंसर, मतलब बहुत लिमिटेड आंसर, फिक्स आंसर होता है, आप उसको कभी भी बदल नहीं सकते। जैसे अगर यहाँ पूछा गया 4 + 5 - 2, तो 9 में से 2 गया 7 बचा, सिंपल। क्या कभी बदल जाएगा कि मेरा अलग रहेगा आपका अलग रहेगा? नहीं ना, सेम आंसर रहेगा। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन द ईयर, इंडिया को आज़ादी कब मिली थी? 1947 में मिली थी। तो ये आपका फिक्स आंसर रहता है। इनके आंसर निश्चित और विशेष होते हैं, मतलब डेफिनेट एंड यूनिक होते हैं। इनका ऑब्जेक्टिवली मूल्यांकन किया जा सकता है। अब सीधी सी बात है, डेफिनेट है तो अगर मैंने 1947 लिखा तो मुझे भी 1 नंबर मिला, आपने लिखा तो आपको भी 1 नंबर मिला। तो यहाँ पे भी मूल्यांकन ऑब्जेक्टिवली यानी कि वस्तुनिष्ठ ढंग से किया जा सकता है। अभी जो ऑब्जेक्टिव टाइप है ना, ये वाला, इसके ही कई सारे टाइप होते हैं। कौन कौन से देखते हैं? सबसे पहले शॉर्ट आंसर टाइप। शॉर्ट आंसर टाइप जैसे पहला पानीपत युद्ध कब हुआ था, तो इसमें केवल आपको लिखना है कि कब हुआ था, ठीक है, 1526 में हुआ था। तो अब आ जाता है कि कॉम्प्लीशन टाइप क्या है। कॉम्प्लीशन टाइप का मतलब जैसे वो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप, कंप्लीट करिए। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो ये आपका कॉम्प्लीशन टाइप क्वेश्चन हो गया। ट्रू एंड फॉल्स वाले को फोर्स चॉइस टाइप भी बोला जाता है। ऐसा क्यों? जो सही और गलत, ये यस और नो वाले होते हैं, क्योंकि आप मतलब आपको फोर्स कर दिया जाता है, या तो आप यस ही करो या तो आप नो ही करो, कोई और अल्टरनेटिव आपके पास नहीं रहता है। अब इसको ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन बनाते टाइम आपको कुछ सावधानी रखनी होगी कि आपको देखना होगा कि हाँ वो उस पैटर्न में फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि वो यस और नो वाले हैं नहीं, फिर भी आपने ज़बरदस्ती उसको यस और नो वाला आइटम बना दिया, है ना। अब आता है फोर्थ वाला जो है ऑब्जेक्टिव, वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इनसे तो बहुत अच्छे से रूबरू हैं, जो हम लोग उसमें देते हैं, CBT एग्जाम होते हैं उसमें भी तो मल्टीपल चॉइस ही आता है, 4 ऑप्शन रहते हैं। अब 4 ऑप्शन में आप समझिएगा, जो क्वेश्चन है उसको स्टेम बोला जाता है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको स्तंभ बोला जाता है, स्टेम बोला जाता है। जो चॉइसेस होती हैं ना, बहुत सारी 4 चॉइसेस दी जाती हैं, उनमें से केवल एक ही आंसर है, बाकी क्या है? भ्रम है हमारा। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि एक आपका आंसर सही है, बाकी आपके डिस्ट्रैक्टर होते हैं, मतलब वो भंग करने वाले होते हैं, आपको भ्रम पैदा करने वाले होते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं फिफ्थ वाला ऑब्जेक्टिव टाइप, जो कि है मैचिंग टाइप। अब मैचिंग वाला तो पता ही है, इधर रेखा है, मैच करिए, जो भी उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपको अभी तक समझ में आया कि जो टेस्ट आइटम होते हैं, वो पहला होता है एक्सटेंडेड टाइप, जिसको आप पूरी स्वतंत्रता होती है, इसमें स्वतंत्रता लिमिटेड दी जाती है, रिस्ट्रिक्टेड टाइप, एंड थर्ड वन इज ऑब्जेक्टिव टाइप। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के ही 5 प्रकार हैं, जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब हम जानते हैं फोर्थ वन, जो कि होता है ओपन एंडेड आइटम। ओपन एंडेड आइटम वो जो सीटेट के टाइम में पढ़ा था कि ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो मुक्त पद वाले जो आइटम होते हैं, इसमें लार्ज नंबर के करेक्ट आंसर हो सकते हैं, कि एक क्वेश्चन के कई आंसर निकल सकते हैं। नो लिमिटेड नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, कोई भी लिमिटेड आंसर नहीं होता। जैसे इन्होंने कहा कि किन संख्याओं को जोड़ने पर 9 प्राप्त होगा, तो किन संख्याओं को जोड़ने पर तो 1 और 8 भी हो सकता है, 9 और 0 भी हो सकता है, 5 और 4 भी हो सकते हैं। तो ऐसे कई आंसर निकल रहे हैं ना, तो इसको बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, इसमें जो डाइवर्स थिंकिंग है, डाइवर्स थिंकिंग को, हाँ, तो डाइवर्स थिंकिंग को अपसारी चिंतन बोलते हैं, तो जिसमें अपसारी चिंतन को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। और क्लोज एंडेड क्या होता है, इसका एक लिमिटेड आंसर हो, मतलब सिंगल आंसर हो, उसको क्लोज एंडेड क्वेश्चन बोलते हैं। अब हम जानेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का, इस यूनिट का जो टॉपिक है, वो है क्वालिटेटिव टूल। जैसे मैंने बताया था, असेसमेंट करने के लिए आप क्या करते हो, आप क्वान्टिटेटिव मेथड पे भी जाते हो और क्वालिटेटिव पे भी जाते हो, मतलब आप मात्रात्मक मात्रा पे भी जाते हो, आप नंबर भी देते हो, एंड आप क्वालिटी जो उनके गुण हैं उनको भी जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो हम क्वालिटेटिव जो गुण होते हैं, यानी कि जो क्वालिटीज़ होती हैं असेस करने के लिए, उनको करने के लिए आप कौन से टूल्स का यूज़ करोगे। तो सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन का यूज़ करेंगे, मतलब कई मेथड है। सबसे पहले क्या, मतलब सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा ऑब्जर्वेशन टूल। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, आप अवलोकन करोगे, आप ऑब्जर्व करोगे कि बच्चे को ने किस लेवल का सीखा या कितना सीखा, ठीक है। तो यहाँ पे विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति और व्यवहार, लेकिन इसका यूज़ आप हर जगह नहीं कर सकते। जैसे इनका यूज़ स्किल्स को टेस्ट करने के लिए स्पेशली किया जाता है, जैसे बोलना, कोई स्पीच वगैरह, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि हाँ बच्चे की स्पीकिंग स्किल कितनी अच्छी है। डांस हो गया, इनको आप नंबर्स पे नहीं कर सकते ना, जैसे डांस वांस है उसमें क्या नंबर दोगे, तो इसमें
ऐसा होता है कि आप ऑब्जर्व करते हो, तो नृत्य हो गया, नाट्य कला और जो आपका आर्ट वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, इनका मूल्यांकन अवलोकन से ही होता है। इसमें 2 टाइप का होता है, या तो आप प्रतिभागी अवलोकन कर सकते हो या तो दर्शक के रूप में अवलोकन कर सकते हो। प्रतिभागी का मतलब या तो टीचर खुद पार्टिसिपेंट बन जाएगा, उनके साथ में ही रह करके फिर उनको ऑब्जर्व करेगा, या तो केवल वो एज अ दर्शक मतलब देख करके सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा होगा। उसके बाद अपना वो असेसमेंट जो प्रोसेस होता है वो बनाएगा, उसको लिस्ट आउट करेगा कि हाँ ये पॉइंट हैं, ये चीज़ें, वो मतलब उनको लिखना भी होता है कि हाँ ये और चीज़ें ऑब्जर्व की। अब आता है चेकलिस्ट क्या होती है। तो चेकलिस्ट एक ये भी एक टूल होता है असेस करने के लिए, या एक उपकरण है जो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस में रिकॉर्ड करने में, जो स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ हैं उनको रिकॉर्ड करने में टीचर की हेल्प करता है। मतलब कोई अगर स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही है तो उनको हम रिकॉर्ड कर लेंगे कि ये इसमें ये गुण है कि नहीं, इसमें ये है कि नहीं, इसमें ये है कि नहीं, है उसको चेक लिस्ट कर लेते हैं कि नहीं है तो फिर क्रॉस, अच्छा है तो फिर टिक, ठीक है। इसमें लिस्ट ऑफ बिहेवियर, अभी ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे को साफ़ सफाई कितनी, बच्चे में साफ़ सफाई कितनी है या फिर है या नहीं है, तो ऐसे करके उसमें टिक हो जाएगा। या बच्चे ने चीज़ों को कलेक्ट करना सीखा या नहीं सीखा, कुछ भी हो सकता है। मतलब जैसे क्या बोलते हैं, वर्डों वाले शब्द बनाने सीखे या नहीं सीखे, तो इस तरीके से उनके जो बिहेवियर होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, उनको आप चेकलिस्ट बना करके आप एसेस कर सकते हो। रेटिंग स्केल क्या होती है। तो रेटिंग स्केल आप तो ये तो अच्छे से जानते ही होंगे, जैसे प्ले स्टोर वगैरह पे रेटिंग करने को आता है तो इसमें नंबर दे दिया जाता है कि अगर पूछा जाएगा कि हाइजीन, तो अगर हाइजीन में बच्चा किस नंबर पे, तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, अब जितना भी होगा उसके अकॉर्डिंग उसको रैंकिंग दे दी जाती है कि बहुत अच्छा है तो नंबर 1, अदरवाइज बिलो वाला। जैसे इसमें भी तो आता है, यूट्यूब में भी तो ऑप्शन आता है कि ये एक स्माइली वाला आता है एंड एक ये ऐसे सैड वाला आता है, तो ये वाला चूज़ करना अच्छा होता है। क्या रेटिंग स्केल यह यंत्र है जिसमें निर्धारित की जाने वाली वस्तु को न्यूमरल से असाइन किए जाते हैं, मतलब संख्या असाइन की जाती है। यह चेकलिस्ट के ही समान होता है, परंतु इसका उपयोग तब करते हैं जब सूक्ष्म विवरण की आवश्यकता होती है। मतलब उसमें यह है कि हाँ आता है या नहीं आता है, ठीक है, तो आता है तो टिक। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें हमको डिटेल में आता है तो कितना आता है, तो सूक्ष्म विवरण डिस्क्रिप्शन चाहिए होता है। गुण के स्तर का पता चलता है, किस लेवल का पता है, किस लेवल तक है उसका वो गुण, उसका भी पता चलता है। अब आता है क्वेश्चनेयर यानी कि प्रश्नावली। तो प्रश्नावली में प्रश्न इस प्रकार के होने चाहिए जिससे कि उत्तर विचारों की बजाय तथ्यों पर आधारित हो, मतलब थॉट्स की बजाय फैक्ट पर आधारित हो। तो क्वेश्चन आप ऐसे ही बनाओगे कि भाई पानीपत का युद्ध कब हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो ये क्या फैक्ट रिलेटेड है। प्रश्नावली पर्याप्त सटीक बिना पक्षपात के वांछित आंकड़े उपलब्ध कराने में बहुत उपयोगी है। मतलब क्योंकि आपका देखिए, आपने टेस्ट लिया, आपने टेस्ट में क्वेश्चंस लिखे थे, अब क्वेश्चन फैक्ट वाले थे, तो ये एक आपको एक तो उस चैप्टर से रिलेटेड अगर आप टेस्ट ले रहे हो तो उसको सटीक आंसर देगा कि हाँ बच्चे ने एक्चुअली ये सीखा या नहीं सीखा, और बिना किसी पक्षपात के क्या करेगा, आंकड़े भी इकट्ठा कर लेगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई बच्चा नहीं दे पा रहा है तो हम सोचेंगे कि वो नहीं आ रहा है, ऐसे करके। तो मतलब यहाँ पे वो जो बिना किसी पार्शियलिटी के जो डेटा है वो कलेक्ट किया जाने में ये बहुत ही अच्छा है, हेल्पफुल है। इंटरव्यू क्या होता है, थोड़ा सा महंगा होता है और टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि आप एक टाइम में एक पर्सन का इंटरव्यू लेते हो, तो ये किसी विशेष प्रयोजन को ध्यान में रखकर एक समय में एक ही व्यक्ति का होता है, मतलब किसी एक स्पेसिफिक प्रयोजन के लिए होता है। लाइक अभी केवीएस के लिए चल रहा है, तो केवीएस में आप टीचर बनने के लिए जाओगे, तो टीचर एक प्रयोजन हो गया जिसके लिए आपका इंटरव्यू हो रहा है। एक समय में एक का होता है, इसीलिए टाइम टेकिंग होता है। और इसमें क्या होता है, किसी विशेष स्थिति का भी ध्यान रखा जाता है कि उस स्थिति में उसकी क्या थिंकिंग है, तो इस तरीके से। पोर्टफोलियो भी एक असेसमेंट का तरीका होता है। विद्यार्थी का किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किए गए कार्यों के चुने हुए हिस्सों का संकलन होता है। मतलब ये एक डेटा होता है जिसमें आपका क्या होता है, जिसमें कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए बच्चा जो भी कार्य करता है उनको इसमें लिखा जाता है। अब इसमें उसके सभी कार्य हो सकते हैं, इंक्लूडिंग उसके अच्छे कार्य भी, केवल बुरे कार्य नहीं, जो आपके अच्छे बेस्ट वर्क होते हैं उनको भी इंक्लूड किया जाता है। अब पोर्टफोलियो का सबसे अच्छा बेनिफिट होता है कि यह स्वमूल्यांकन यानी कि सेल्फ असेसमेंट या सेल्फ इवैल्यूएशन और रिफ्लेक्शन के लिए जो सेल्फ थिंकिंग होती है उसके माध्यम से बच्चा क्या करता है, कार्य को एग्जीक्यूट करने के अवसर उसको मिलते हैं, यानी कि वो अच्छे से काम को करने की अपॉर्चुनिटीज़ पाता है। पोर्टफोलियो को नियंत्रित अंतराल में विद्यार्थियों, अभिभावकों, अध्यापकों की उपस्थिति में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। जैसे आपने पोर्टफोलियो बनाया तो उसको क्या करना है, स्टूडेंट को भी दिखाना है,
अभिभावक को भी और टीचर तो हम लोग देखेंगे ही, उनके अदर टीचर को भी दिखाना होगा। ऐसा होगा क्या, इससे होगा क्या, एक तो विद्यार्थी देखेंगे तो विद्यार्थी क्या करेंगे, अपना खुद का मूल्यांकन कर लेंगे। अभिभावक देखेंगे तो अभिभावक का क्या होगा, इंट्रैक्शन बढ़ेगा स्कूल के प्रति कि हाँ बच्चा कितना कर रहा है उस तरीके से, और टीचर के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता ही है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट जो असेसमेंट टूल है वो है प्रोजेक्ट, परियोजना। टेक्स्ट बुक के ज्ञान और स्टूडेंट लाइफ के बीच में एक संबंध स्थापित करता है। मतलब प्रोजेक्ट क्या करता है, आपका जो टेक्स्ट बुक में नॉलेज है और जो स्टूडेंट की रियल लाइफ नॉलेज है उनके बीच में रिलेशन, लिंक बनाता है। कौन, प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे बेलार्ड जी थे, इन्होंने एक डेफिनेशन दी थी प्रोजेक्ट की, प्रोजेक्ट इज़ अ बिट ऑफ रियल लाइफ दैट हैज़ बीन इम्पार्टेड इनटू द स्कूल। यानी कि ये आपका क्या होता है, ये आप रियल लाइफ से रिलेटेड होता है और जिसको स्कूल में लाया जाता है। ठीक, इन प्रोजेक्ट अ प्रॉब्लम स्टूडेंट को दी जाती है। मतलब प्रोजेक्ट में होता क्या, प्रोजेक्ट में एक प्रॉब्लम दी जाएगी जिसका स्टूडेंट सोल्यूशन निकालता है, बस इतना सा है। यहाँ पे वेरियस एक्टिविटीज़ होती हैं। अब कौन कौन सी प्रोजेक्ट में एक्टिविटीज़ होती है, पहले तो आप प्रोजेक्ट ही चूज़ करोगे, फिर प्लान किया जाता है, फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, मतलब उसकी योजना बनाई जाती है, फिर उसका क्रियान्वयन किया जाता है, फिर उसको मूल्यांकन किया जाता है कि कितना सीखा, फिर जितना भी मूल्यांकन किया जाता है उसको रिकॉर्ड भी किया जाता है। ठीक है, लिखा भी जाता है, डेटा इकट्ठे भी किए जाते हैं। टीचर को स्टूडेंट की एबिलिटी का पता चलता है। प्रोजेक्ट करवाने से क्या होता है कि टीचर को स्टूडेंट की जो क्षमता होती है उसका पता चलता है और स्टूडेंट को भी पता चलता है, जिससे वो अपने आप का सेल्फ इवैल्यूएशन या फिर सेल्फ असेसमेंट, स्व आकलन कर सकता है। अब ये लास्ट है हमारा टूल असेसमेंट के लिए, केस स्टडी। केस स्टडी में क्या होता है, ये एक व्यक्ति, परिवार या विद्यालय या बच्चों के समूह का गहन अन्वेषण करता है, रिसर्च वगैरह करता है। किसी एक व्यक्ति का भी हो सकता है, परिवार का भी हो सकता है, विद्यालय के बच्चों के समूह का भी हो सकता है। इस तरीके से ये खासकर होता है किसके साथ है, जो शिक्षा में समस्याग्रस्त बच्चे होते हैं, जिनके पास प्रॉब्लम बहुत होती है, जिन बच्चों के साथ, उनकी जो पृष्ठभूमि, उनका जो बैकग्राउंड है, उसके इन्वॉल्वमेंट को जानने के लिए, उनकी विशेषताओं को जानने जाती है। अब केस स्टडी ऐसा भी हो सकता है कि तुरंत की तुरंत हो, मतलब एक दिन की भी हो सकती है और काफ़ी लंबे समय से चली आ रही भी हो सकती है। ऐसा इसलिए भी किया जाता है क्योंकि जिससे जो समस्याग्रस्त बच्चे होते हैं उनके जीवन में बहुत सारी बाधाएं होती हैं। उन बाधाएं किस लिए आती हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आती हैं। तो जो शिक्षा में आने वाली बाधाएं हैं, अगर हम केस स्टडी करेंगे तो हमको बच्चे की तकलीफ पता चलेगी, तो हम उसको दूर करने का उपाय भी निकालेंगे ना, इसलिए हमको केस स्टडी करनी चाहिए। केस स्टडी दो टाइप की होती है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में क्या होता है, डेटा लंबे समय से इकट्ठा किया जाता है किसी बच्चे से रिलेटेड, और इसमें क्या होता है, इसमें वर्तमान समय में जो डेटा होता है वो सभी स्रोतों से, सभी सोर्सेज से इकट्ठा किया जाता है हॉरिजॉन्टल केस स्टडी में। एंड द लास्ट पॉइंट इज कि बच्चों के अधिगम में बाधा देने वाली समस्या का निराकरण करने के लिए ज़रूरी है। मतलब जितना भी लर्निंग में जितना भी उनको समस्या आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको दूर करने के लिए हमको केस स्टडी करना हेल्पफुल होता है या ज़रूरी होता है। तो आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा, और काफ़ी अच्छा चैप्टर था, और चैप्टर काफ़ी बड़ा था जिसको मैंने बहुत छोटा कर दिया और बहुत ही ढंग से समझाया। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर भी कर दीजिएगा। सो थैंक यू।